नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के सिद्धांत लगाए गए हैं उनको। जैसे इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था और वर्ड्सवर्थ का जो अपने सिलेबस में सिद्धांत लगाया गया है काव्य भाषा का सिद्धांत, हम लोगों ने उसको पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग कॉलरिज को पढ़ेंगे और कॉलरिज का जो अपने सिलेबस में सिद्धांत लगाया गया है कल्पना का सिद्धांत, उसको भी हम लोग इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और क्लास के सबसे आखिरी में हम लोग फैंटेसी पढ़ेंगे, जानेंगे कि फैंटेसी होती क्या है और फैंटेसी पे कॉलरिज के क्या विचार हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के ऊपर है, लेकिन कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत हम लोग बेहद गहराई के संग पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कॉलरिज को। तो हम जान लें कि कौन है, कैसे दार्शनिक हैं, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो पहले थोड़ा सा परिचय कर लेंगे कॉलरिज का, फिर उसके बाद हम लोग कल्पना का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो कॉलरिज का जन्म हुआ था 1772 में और इनका निधन हुआ था 1834 में। अगर बात करें कि इनका जन्म कहां पे हुआ था तो कॉलरिज का जन्म लंदन में हुआ था और इनका जो पूरा नाम था वो था सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये चीज भी आप लोग याद रखें कि कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। और ये किस प्रकार के दार्शनिक थे तो कॉलरिज आत्मवादी दार्शनिक थे और वर्ड्सवर्थ के जो इनके मित्र थे, आत्मीय मित्र थे, वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया था। ये चीज जब हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था तो बड़ी अच्छी तरीके से इस पे चर्चा की थी कि किस तरीके से कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की 1795 में मुलाकात होती है और उसके 3 या 4 साल बाद 1798 में ये दोनों लोग मिलकर एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं। ग्रंथ का नाम क्या है? लिरिकल बैलेड्स। इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखा हुआ ये ग्रंथ, या फिर कहें कि इस ग्रंथ में इन दोनों की कविताएं संग्रहित हैं, लिरिकल बैलेड्स। तो अब ये अगर आप कहानी याद रखेंगे तो ये कहानी आपके बड़े फायदे की है, आपको बहुत सारी चीजें ये कहानी याद करवा जाएगी। तो 1795 में इनकी मित्रता हुई, मुलाकात होने के बाद ये दोनों मित्र बन गए और 1798 में इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम था लिरिकल बैलेड्स और लिरिकल बैलेड्स 4 भागों में इसके संकलन जो है प्रकाशित हुए। इसका जो दूसरा संकलन आया वो 1800 में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संकलन जो है वो 1802 में प्रकाशित हुआ और इसका चौथा और अंतिम संकलन 1815 में प्रकाशित हुआ। अब मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूं? मैं घटना आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो इसके दूसरा संस्करण था जिसकी भूमिका लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और 1802 में इसकी भूमिका लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और इसकी भूमिका को रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये कहानी आपको याद रह जाएगी। 1795 में मुलाकात होती है, 1798 में ये लिरिकल बैलेड्स लिखते हैं और 1802 में इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है और जो दूसरे संस्करण की भूमिका है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है। किस नाम से? द प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स के नाम से। और इसकी भूमिका जो है वो रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र कहलाती है। तो ये चीज आप लोग याद रखें, आपकी परीक्षा में ये चीज पूछी। कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके मस्तिष्क में याद रहे। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की मित्रता कब हुई, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहानी याद रखेंगे कि 1795 में मिले, फिर 1798 में इन्होंने अपना लिरिकल बैलेड्स ग्रंथ लिखा, तो एक तरीके से कहानी आपका मस्तिष्क याद रख पाएगा। तो ये चीज याद रहेगी। और ये जो दूसरा संस्करण इसका आता है, इसकी भूमिका को क्या कहा जाता है? रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रहेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलरिज की रचनाओं के बारे में। तो कॉलरिज की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो 1817 में प्रकाशित होती है। नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और जो हम लोग कल्पना का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं आज, वो कल्पना का सिद्धांत
कॉलरिज के इसी ग्रंथ में है, यानी कल्पना का सिद्धांत बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ में ही संग्रहित है। तो ये चीज आप लोग याद रखें। इनकी एक और रचना है जिसका प्रकाशन होता है 1825 में। रचना का नाम है एड्स टू रिफ्लेक्शन। 1830 में इनकी जो रचना प्रकाशित होती है उसका नाम है चर्च एंड स्टेट। 1832 में जो रचना प्रकाशित होती है उसका नाम है लेक्चर ऑन शेक्सपियर। और 1817 में इनकी द फ्रेंड्स प्रकाशित होती है और 1796 में इनकी पोएम्स प्रकाशित होती है। तो कॉलरिज की रचनाएं हैं, इनको भी आप लोग याद रखें। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में प्रश्न आए या ना आए, इसके बारे में संदेह है, लेकिन इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि कॉलरिज की रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। आप जो है पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, हर रचना में कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड, इलियट, इन लोगों की तो रचनाएं मिलती हैं। तो इन लोगों की रचनाएं आपको जुबानी याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही ना हो। कॉलरिज की रचनाएं आप एक साथ में बता जाएं, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखें। हालांकि अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग यहां से बात करेंगे कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर। बिल्कुल ठहर के बेहद गहराई के संग सिद्धांत पढ़ेंगे आराम आराम से। कॉलरिज ने कहा जो कल्पना है वो कल्पना ईश्वरीय शक्ति है। कॉलरिज ने कहा जो कल्पना है वो ईश्वरीय शक्ति है और इसका प्रधान गुण जो है वो सृजन करना है। यानी कल्पना का जो प्रधान गुण है वो सृजनात्मकता है, जो निराकार विचारों को। अब निराकार विचार क्या है? देखिए, फ्राइड का नाम आप सबने सुना है। फ्राइड ने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक अर्धचेतन मन। चेतन मन वो होता है जिसके बारे में सारी चीजें हमारे अंदर हमको जो है हम इस समय जो कर रहे हैं वो एक तरीके से चेतन होके कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में पड़े होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को आपने कभी देखा और देख के उसको आप भूल गए, लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद अचानक वो आपके सामने आता है और आप तत्काल उसको पहचानते हैं कि यार ये वो वाला व्यक्ति है। आप तो उसको भूल गए थे, उसके बारे में आपको कोई ख्याल नहीं आया। इसका मतलब उसकी जो स्मृति थी वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में सेव थी और वो सामने आया तो वो अवचेतन मन से निकल के चेतन मन में आई और आपको उसके बारे में पता चल गया। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कभी आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, परीक्षा हॉल में आप कोई प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न का आपको जो है नहीं पता कि ये प्रश्न मैंने कभी पढ़ा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें से या ए है या फिर बी है, मतलब 2 विकल्पों में आपका जो है ज्यादा मन कर रहा है कि इनमें से कोई आंसर सही हो सकता है, और आप टिक लगा के चले आते हैं। फिर जब उत्तर कुंजिका में उसको आंसर की में मिलाते हैं तो आप देखते हैं सवाल सही है, जवाब हमारा सही है। तो ये जो है कोई जय माता दी का प्रभाव नहीं है। हो सकता है वो चीज आपने कभी पढ़ी हो और वो चीज आपके अवचेतन मन में सेफ हो गई हो, और जब वो प्रश्न आपके सामने आ रहा हो तो आपका बार बार अवचेतन मन पीछे से आपको पुश कर रहा हो कि जवाब ये सही है, जवाब ये सही है, तो आप उसको सही कर दें, आपका आंसर सही आ जाए। तो ये अवचेतन मन है। तो कल्पना जो होती है वो निराकार विचार, यानी जो हमारे अवचेतन मन में विचार पड़े हैं उनको भावों में रूपायित करती है, यानी उनको भावों का रूप देती है। ये कॉलरिज ने कहा। फिर कॉलरिज ने कहा, कॉलरिज के अनुसार कविता का जन्म भाव की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से होता है। ये कॉलरिज ने बड़ी गहरी बात कही। कॉलरिज कहते हैं कि कविता का जो जन्म होता है वो भावों की तीव्रता से होता है। आप देखिए कि कविता आपके मस्तिष्क में कभी हर समय नहीं उपजती है, कविता आपके मस्तिष्क में अचानक से उपज जाती है, क्योंकि कविता आप हर समय नहीं लिख सकते। कविता अगर आप लिखने बैठेंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। कविता कोई व्यक्ति लिखता नहीं है, जो लेखक हैं वो ऐसा कहते हैं कि कविता कवि पे उतरती है। तो जब तक आपके अंदर भावों की तीव्रता नहीं होगी और संवेदना नहीं होगी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक आम इंसान से कवि किस मामले में अलग है? सिर्फ संवेदना के मामले में अलग है, अनुभूति के मामले में अलग है। या इसका आप इस तरीके से समझिए कि इलाहाबाद में वो जो बुढ़िया पत्थर तोड़ रही थी
उसको वहां से गुजरते हुए न जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब उसके सामने से निराला गुजरे तो उनकी संवेदना से एक गीत प्रस्फुटित हुआ और निराला ने लिखा कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। आप समझ पा रहे हैं, रिक्शा चलाने वालों को न जाने कितने लोगों ने देखा होगा और सबके अंदर थोड़ी ना थोड़ी भावना आई होगी, लेकिन जब उसको नागार्जुन देखते हैं तो लिखते हैं खुरदरे पैर उनकी जो है उसकी बीमारियां उनके दिल में धस गई। तो ये संवेदना जो होती है वो आम इंसान से कवि को अलग करती है। तो कॉलरिज कहते हैं कि जो कविता का जन्म होता है वो भावों की तीव्रता से होता है और अनुभूति के परस्पर मिलन से होता है। भाव की तीव्रता प्लस अनुभूति इजकल टू कविता, आप ये मान सकते हैं। और श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना परम आवश्यक है। जिस कवि की कल्पनाएं जितनी गहरी होंगी वो उतना बड़ा गहरा कवि होगा। इसीलिए कॉलरिज कहते हैं कि खाली कोई निरा कवि नहीं हो सकता, एक अच्छा कवि होने की शर्त है कि उसे अच्छा दार्शनिक होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना बड़ा दार्शनिक है उतना बड़ा कवि है। सिर्फ जो है इसीलिए मोटा व्यक्ति कविताएं न कर पाता। देखिए, व्यक्ति की 3 कैटेगरियां होती हैं। एक तो बिल्कुल मोटे दिमाग के व्यक्ति, बिल्कुल पत्थर दिल व्यक्ति, जो न कविता लिख पाते हैं न कविता समझ पाते हैं। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो इतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं हो सकते कि कविता लिख सकें, किसी को देख के उनका दिल पिघले, इतने संवेदनशील नहीं होते, लेकिन कविता पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। तीसरे जो होते हैं वो जो है इतने संवेदनशील होते हैं कि कविता पढ़ भी सकते हैं और कविता लिख भी सकते हैं। तो कॉलरिज ने कहा कि कविताओं को लिखने के लिए कल्पना बेहद आवश्यक है। और कॉलरिज जो है कविता के साथ साथ आलोचना के लिए भी कल्पना को कॉलरिज महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि खाली काव्य में कल्पना जरूरी नहीं है, अगर हम आलोचना कर रहे हैं किसी की उसके लिए भी कल्पना महत्वपूर्ण है। आगे कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना हृदय और बुद्धि, यहां पे हृदय और बुद्धि का मतलब है भाव और विचार। हृदय मतलब भाव, बुद्धि मतलब विचार। कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत एवं बाह्य जगत के बीच में समन्वय स्थापित करती है, ये कॉलरिज ने कहा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको यहां पे बहुत कायदे से ध्यान रखना है, कि कॉलरिज ने कल्पनाओं को 2 भागों में विभाजित किया। कल्पना के 2 इन्होंने भेद किए। पहला है प्रधान कल्पना या फिर इसी को कह सकते हैं मुख्य कल्पना। दूसरा है गौड़ कल्पना या फिर इसी को कह सकते हैं रम्य कल्पना। इन दोनों को हमको पढ़ना है कि प्रधान कल्पना क्या होती है और गौड़ कल्पना क्या होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधान कल्पना है क्या। तो प्रधान कल्पना यह एक सहज प्रक्रिया होने के साथ साथ सामान्य मनुष्य की कल्पना होती है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके माध्यम से ही अभिव्यक्ति कौशल विकसित होकर काव्य के रूप में प्रकट होता है। जल्दी से पढ़ लेते हैं गौड़ कल्पना, फिर समझते हैं गौड़ कल्पना। यह जो है मुख्य कल्पना की छाया होती है और काव्य को सुंदर बनाती है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहा जाता है। अब पेन को रखते हैं यहाँ पे और दोनों कल्पनाओं को समझना शुरू करते हैं। कॉलरिज ने कल्पनाओं को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहली उन्होंने कहा प्रधान कल्पना, दूसरी उन्होंने कहा गौड़ कल्पना। आप इस तरीके से समझिए, आप आराम से बैठे हैं और आपके मस्तिष्क में कोई विचार फूट पड़ा और आपको लगा कि इस पे जो है मुझे कविता लिखनी चाहिए। तो जो पहला आपके मन में विचार फूटा कि इस चीज पे मुझे कविता लिखनी चाहिए, तो वो पहली आपकी जो कल्पना थी वो प्रधान कल्पना थी। ये कल्पना सबके मस्तिष्क में आ सकती है। हर व्यक्ति सोच सकता है कि प्रेम पे कविता लिखूं, हर व्यक्ति सोच सकता है कि भुखमरी पे कविता लिखूं, हर व्यक्ति सोच सकता है कि जो है किसी की तारीफ करने में जो है मैं कोई कविता लिखूं। लेकिन वो जो पहली कल्पना आ गई, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठते हैं तो आप बिल्कुल वैसी कविता नहीं लिखते जैसे आपके मन में विचार आए होंगे। आप तरह तरह की कल्पनाएं करके, तरह तरह के उपमानों को लेके उस कविता को सजाते हैं। तो जब आप कविता को लिखते हुए जो दूसरी कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में लाते हैं वो गौड़ कल्पना है। आप कल्पना को लिखते हुए आप जो है कविता को लिखते हुए जब उसको अच्छी बनाने के लिए जो कल्पनाएं करते हैं, इसीलिए कहा गया है ये जो है मुख्य कल्पना की छाया मात्र होती है और ये जो है काव्यात्मक कल्पना है। गौड़ कल्पना की परिभाषा में आप पढ़िए, लिखा है यह मुख्य कल्पना की छाया है। तो आप
सीधा सा इस तरीके से समझिए कि जो पहली कल्पना होती है वो एक तरीके से विचार होती है, वो सहज होती है और सामान्य पुरुष के मन में आ जाती है और ये सहज प्रक्रिया होती है। लेकिन एक कविता को लिखने में जो हम अन्यत्र कल्पनाएं करते हैं, मान के चलो मैंने सोचा या आपने सोचा आज मैं जो है अपनी प्रेयसी पे कोई कविता लिखूंगा और मेरे मन में एक कल्पना आई कि कविता लिखूंगा, लेकिन कविता लिखते वक्त जो आप उसकी आंखों के बारे में सोचते हैं, जो आप उसकी पलकों के बारे में सोचते हैं, जो आप उसके बालों के बारे में सोचते हैं और कविता को अपनी सजाते हैं, ये गौड़ कल्पना है और ये मुख्य कल्पना की ही छाया है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। और फिर कॉलरिज ने मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना में अंतर भी किया। कॉलरिज ने कहा जो मुख्य कल्पना, ये मुख्य कल्पना है और ये गौड़ कल्पना है। कॉलरिज ने कहा कि ये सामान्य मनुष्य की कल्पना होती है और यह कल्पना एक दार्शनिक या फिर कलाकार की होती है। अब आप अंतर समझ पा रहे होंगे। मुख्य कल्पना अनायास उत्पन्न हो जाती है, लेकिन गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक होती है। वो तो अनायास आपके मस्तिष्क में आ गई, लेकिन जो गौड़ कल्पना होती है वो हमारी चेतन कल्पना होती है और हमारी इच्छाओं से बैठ के जो हम सोचते हैं ऐसे करके, वो गौड़ कल्पना है। वो हमारी इच्छा से हमारे मन में कल्पना उतर रही है। और मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौड़ कल्पना विनाश एवं निर्माण दोनों कर सकती है। एक चीज यहां से आपको बेहद इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कॉलरिज ने काव्य के लिए गौड़ कल्पना को श्रेष्ठ माना है, वहीं वर्ड्सवर्थ ने काव्य के लिए मुख्य कल्पना या प्राथमिक कल्पना को श्रेष्ठ माना है। तो ये याद रखें, कॉलरिज ने गौड़ कल्पना को श्रेष्ठ बताया है और वर्ड्सवर्थ ने मुख्य कल्पना को श्रेष्ठ बताया। तो ये चीज आपको याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे। और कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कुछ विचार हैं। कल्पना के संबंध में यहां पे कॉलरिज लिख लीजिएगा। कॉलरिज के कुछ विचार हैं। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंबदायिनी शक्ति है। काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यता समझ में आए, पूर्णतया समझ में ना आए। कवि की रचना का वह प्रकार जो वैज्ञानिक कृतियों में इस अर्थ में भिन्न है कि इसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं है। कॉलरिज ने कहा कि जो काव्य कृतियां होती हैं वो वैज्ञानिक कृतियों से या इतिहास से इस रूप में भिन्न है कि जो काव्य कृतियों का प्रयोजन होता है वो आनंद होता है, सुख होता है, सत्य नहीं होता है। तो ये जो है कल्पना के संबंध में कुछ इनके विचार थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैंटेसी पे कि फैंटेसी है क्या। तो फैंटेसी यूनानी भाषा का शब्द फैंटेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है दिवा स्वप्न या कल्पना का उद्वेग। फैंटेसी अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करती है। अब ये हम यहां से समझेंगे कि फैंटेसी क्या है, कल्पना क्या है। पढ़ने से तो दोनों एक तरीके की लगती है, क्योंकि कल्पना में भी जो हम सोच के चीजें लिखते हैं और फैंटेसी में भी हम लोग सोच के चीजें लिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो कल्पना होती है वो काव्यगत सार्थक और उपयुक्त बिंब की रचना करती है। हमारी जो कल्पना है वो सार्थक चीजों की रचना करती है और हमारे सामने वो बिंब प्रस्तुत करती है जो काव्य के तौर पे उपयुक्त हो। लेकिन जो फैंटेसी होती है, फैंटेसी एक तरीके से कपोल कल्पना होती है, दिवा स्वप्न होते हैं या फिर अनर्गल अवास्तविक कार्यकलाप मन में रूपायित करती है। और फैंटेसी निम्न कोटि की मनगढ़ंत बिंब रचना होती है। कल्पना और फैंटेसी में यह अंतर है कि कल्पना जो होती है वो सार्थक बिंबों को हमारे सामने उपस्थित करती है, लेकिन जो फैंटेसी होती है उसके बिंब मनगढ़ंत होते हैं, अवास्तविक होते हैं और अनर्गल होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि फैंटेसी और कल्पना में क्या अंतर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजें और आपकी स्पष्ट करते हैं। हडसन की जो है एक कल्पना के फैंटेसी के बारे में परिभाषा है कि मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है वह फैंटेसी कहलाती है। अपनी कविताओं में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग किया। फैंटेसी के प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध की लंबी कविता ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण है और मुक्तिबोध ने कामायनी को भी फैंटेसी माना है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें कि मुक्तिबोध ने कामायनी को भी फैंटेसी माना है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या
तथा कृति को फैंटेसी की पुत्री कहा है। ये भी फैक्ट आपको हर लाइन में आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी माना है और मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या और कृति को फैंटेसी की पुत्री कहा है। अब ये बिंदु पढ़ते हैं, फैंटेसी के लिए द्वंद्व आवश्यक है। अब ये सोचिए, कल्पना आप जो है बेहद सहज रूप में कर सकते हैं, कल्पना आप बिल्कुल सहज होके कर सकते हैं, लेकिन फैंटेसी के लिए आपके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा द्वंद्व आवश्यक है। जैसे जो इनकी रचना है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस इन्होंने लिखी नहीं, ब्रह्म राक्षस ये जो है बड़बड़ाते रहे थे मुक्तिबोध, और इनकी पत्नी ने उसको हस्तलिखित कर दिया था। तो ये चीज़ सही है नहीं सही है वो अलग की बात है, लेकिन आप यहाँ से ये फैक्ट जरूर लीजिए कि फैंटेसी के लिए द्वंद्व आवश्यक है, लेकिन कल्पना के लिए कोई द्वंद्व आवश्यक नहीं है। कल्पना बड़ी मधुर भाव में बैठ के की जा सकती है। फैंटेसी बेतरतीब होती है तथा कल्पनाओं पर आधारित होती है। फैंटेसी भी एक तरीके से कल्पना ही है, लेकिन वो बेतरतीब होती है। फैंटेसी और अचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है। फैंटेसी का संबंध सीधे मस्तिष्क से है, कल्पना का संबंध जो है वो आत्मा से है और फैंटेसी का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। बच्चन सिंह की एक बहुत बेहतर परिभाषा है कि फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से साहित्य काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो है हो गई आज की क्लास। आज जो है मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो हो सकता है कई जगह आपको जो है समस्याएं आई हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको कल्पना समझ में आई होगी, फैंटेसी समझ में आई होगी। क्लास से क्या क्या याद करना है, क्लास से कॉलरिज को याद रखना है अच्छी तरीके से, कॉलरिज का जन्म, कॉलरिज की रचनाएं याद रखनी है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए ये याद रखने हैं, किस भेद में उन्होंने क्या बताया ये याद रखने हैं, और फैंटेसी के बारे में मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं